हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्लैट का सिलेबस रहने वाला है, क्लैट 2023 का, उसके लिए पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कि संविधान बेसिकली इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पॉलिटी होती ही क्या है। तो पॉलिटी जो शब्द है ये किसी देश में, किसी पर्टिकुलर नेशन में, उस देश में किस तरह का प्रशासन चलता है, किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बताता है। पॉलिटी वर्ड जो है ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जो देश है, ये नेशन है, इसमें किस तरह की जो गवर्नमेंट है ये बनाई गई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, मोनार्च है, किस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क करती है। तो ये बेसिकली पॉलिटी यहाँ पे बनाता है किसी एक कंट्री के अंदर। वहां पे किस तरह की पावर चलती है, किस तरह के फंक्शंस चलते हैं, किस तरह की लिमिटेशंस हैं, ये सब कुछ एक देश की पॉलिटी डिफाइन करती है। और पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉलिटी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश की पॉलिटी, राजनीति जो होती है वो उस देश के संविधान के ऊपर निर्भर करती है। संविधान संविधान जो यहाँ पर लीगल पर्सपेक्टिव बताता है, संविधान जो यहाँ पर सोशल पर्सपेक्टिव बताता है, संविधान जो यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बताता है। तो तीनों ही पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान में बहुत सारे राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान के बारे में और बातें करेंगे। अब ये संविधान होता क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज गवर्न। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को या एरिया को किस तरह से रन किया जाए। तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक गाइडेंस होती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क यहाँ पे किया गया है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक सिद्धांत जो हमारे होते हैं, मूल सिद्धांत जो हमारे होते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिफाइन करता है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर कंट्री का फंडामेंटल लॉ होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अब आगे बात करेंगे भारतीय संविधान की। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। तो अगर मैं भारतीय संविधान की बात करता हूं तो भारतीय संविधान जो है ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को माना जाता है, सब माना जाता है। और भारत देश की बात करें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत देश। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम मानते हैं। भारतीय संविधान को बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था। और ये जो इनेक्ट हुआ था यानी कि इंप्लीमेंटेशन में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन 26 और नवंबर 1949 को बन चुका था तो इसको 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट में क्यों लाया गया। देखिए बेसिकली ये बात जो है ये थोड़ी सी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था यानी कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था, कि हमारा जो आजादी का दौर चल रहा था, आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो नेशनल मूवमेंट्स के चलते हुए 1930 में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये डिमांड करती है पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है ये कांग्रेस के द्वारा की जाती है 26 जनवरी 1930 को। तो लोग जो है, भारतीय लोग जो है, ये इस दिन को भूल ना जाए, इसलिए यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था तो इसकी इंप्लीमेंटेशन का जो दिन था वो 26 जनवरी 1950 रखा गया, ताकि 26 जनवरी 1930 का जो दिन है वो लोग भूल ना जाए, उस दिन को भी याद रखा जाए। क्योंकि कांग्रेस के स्पैन में
वो एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता था, क्योंकि उस दिन यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कांग्रेस के सेशन में रखी गई थी। कांग्रेस का जो सेशन होता था वो जनरली दिसंबर में होता था और यहाँ पर जनवरी तक वो चलता था। तो यहाँ पर हमारा जो भारतीय संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। आज इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे हमारी फर्दर क्लासेस में। अब आगे बात करें तो ये है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी राइटिंग चल रही है। मैंने आपको बताया कि हमारे जो संविधान सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है किस तरह से इसकी रचना कर रहे हैं, ठीक है। और 26 जनवरी का दिन यहाँ पे चूज किया गया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर 1930 का जो दिन था। अब आगे बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और कस्टोडियन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली संरक्षण की हम बात करते हैं तो गार्जियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रक्षा करता है। अगर किसी भी वक्त हमारा बेसिकली संविधान जो है ये हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, और भारत में अगर किसी भी नागरिक को किसी भी स्टेज पे ये लगता है, इफ एनी सिटीजन अगर उसको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है उनका वायलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षण के तौर पे यहाँ पे बैठा है सुप्रीम कोर्ट। और बेसिकली इंडिया में अगर कोई भी चेंजेस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, यानी कि भारतीय सरकार, अगर भारत की सरकार कोई भी लॉ बनाती है, कुछ भी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना वैलिड नहीं होते, क्योंकि इंडिया में कोई भी बिल अगर एक्ट बनता है तो वो बनता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। हमारे दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में कोई बिल जाता है, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस उसको पास करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। सो द प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ओरिजिनली लिखा किसने था, तो ये हैंड रिटन था, हमने बात की तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने यहाँ पर इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा था, इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा गया था बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। आप प्रेम शब्द यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे इसको लिखा था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पब्लिश किया गया था देहरादून में, ठीक है, इसको देहरादून में पब्लिश किया गया था। एंड द फोटो लिथोग्राफ बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, क्लियर, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हैंड रिटन है, with each page uniquely decorated by the artist Ram Manohar Sinha and नंदालाल बोस, इनके द्वारा यहाँ पर इसको हर पेज को डेकोरेट किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये जो डिजाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन दोनों पर्सन की करामात है। ये जो ऊपर भी डिजाइन आप देख रहे हैं ये डिजाइन जो है ये इन दो पर्सन ने यहाँ पर बनाए हैं, राम मनोहर सिन्हा एंड नंदालाल बोस, ये दो पर्सन ने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन बनाए हैं। अब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन की। ये डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से डिजाइन इसको किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितनी चीज हमने पढ़ी है, ठीक है, उसकी बात अगर हम करें तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंटेशन में ये आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इसको 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना किसने करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया की अगर मैं बात करता हूं कि कहां से एक आइडिया निकल के आते हैं कि भारत के लिए भी यहां पर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था वो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। एम.एन. रॉय फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 1934 में द आइडिया दिया था, दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी बट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें अपना संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ये ब्रिटिश साम्राज्य के आगे इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, पहले से भी काफी डिमांड्स रखते आ रहे थे बट यहाँ पे अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, संविधान बनाएगी, भारतीयों का संविधान बनाएगी। अब इससे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो होती थी वो, बट वो अंग्रेजी सल्तनत के अधीन होती थी। तो यहाँ पर डिमांड करेगी कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि यहाँ पर भारत के संविधान को बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया 1934 में एंड आफ्टर दैट 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें ये चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो 1938 में
1938 में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा बिना ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस के। इसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस नहीं होगी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा। तो 1938 में यह डिमांड यहां पर JL नेहरू जी के द्वारा रखी जाती है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के सेशन में रखी जाती है। उसके बाद 1940 में आता है अगस्त ऑफर। नाउ व्हाट इज दिस अगस्त ऑफर? थोड़ी सी अगर फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का, ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स जो थे ये चाहते थे कि इंडियंस इनका साथ दे, इंडियंस इनका साथ दे, जर्मनी के खिलाफ लड़े, ठीक है, इनके जो दुश्मन है उनके खिलाफ लड़े। तो अंग्रेजों का साथ भारतीय दे, ये अंग्रेजों की डिमांड थी। तो भारतीय इनका साथ दे, इसके चलते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को लालच देने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले आता है अगस्त ऑफर, 1940 में आता है अगस्त ऑफर। अब इस अगस्त ऑफर के चलते हुए भारतीयों की जो डिमांड थी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली, वो एक्सेप्ट कर ली। बट अभी ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिना हमारी इंटरफेरेंस के बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका संविधान होगा। तो 1940 में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, इनको भारत भेजा जाता है कि जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर भारतीयों को समझा कर आओ कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तुम्हारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार है, बट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। आप अभी हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, अब जब वॉर खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आपका संविधान बनाने में आपकी सहायता करेंगे। हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा हमें फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट में जाना पड़ रहा है। तो 1942 में ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और भारतीयों को बोलते हैं कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, इसके खत्म होने के बाद। अब उस वक्त गांधी जी थे, गांधी जी को लगा भाई ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, ठीक है, आज तुम लालच दे रहे हो, बाद में तुम मुकर गए तो गांधी जी ने एग्री नहीं किया, और भी कुछ लीडर्स ने एग्री नहीं किया कि तुम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। तो इसी के बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद। अब क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो मार्च 1946 में उसके बाद लॉर्ड एटले, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, ये एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत में, एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत में, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को भारत भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो कैबिनेट मिशन ने यहां पर बात करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यहां पर भारत के अंदर 1946 में, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना यहां पे की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना यहां पे की जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पे बनती है जो कि भारत का संविधान बनाएगी। अब इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो 1947 में होने वाली थी, 1947 में होने वाली थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो पहली पार्लियामेंट में सर्व करने वाले थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, इसमें 389 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 15 वुमेन थी, जिसमें से 15 वुमेन थी। अब ये 389 मेंबर्स जो थे, ठीक है, यहाँ पे रखे गए थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए 96 सीट्स जो थी ये ब्रिटिश इंडिया की थी, और 93 सीट्स जो थी ये प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में से यहाँ पर सीट्स रखी गई थी, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के आधार पे। आज भी हमारे पास यही होता है कि लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट विधानसभा की जो हमारे पास सीट्स होती है वो पॉपुलेशन के आधार पे ही होती है, और उस वक्त भी यही रवैया अपनाया गया था। अब जो सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, उनको डिवाइड किया गया था मुस्लिम, सिख और जनरल्स के बीच में। अब रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटीज के थे जिनको यहाँ पर वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किया जाना था, दैट इज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे, ठीक है, इन्होंने अपने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया, इन्होंने अपने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट यहाँ पे कर दिया। और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। तो पहली बार यहाँ पे मिलाप होता है, ये लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली मीटिंग होती है। और काफी सारी कमेटीज जो थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बढ़ाई जाती है, और इन कमेटीज के हेड जो थे मैं आपको बता देता हूँ। एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी,
ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इसके बारे में हम फर्दर भी बात करेंगे। इसके जो चेयरपर्सन थे वो रहे बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद जी इसके चेयरपर्सन थे। यूनियन पावर्स कमेटी थी, जेएल नेहरू इसके चेयरपर्सन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू इसके भी चेयरपर्सन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, सरदार पटेल इसके चेयरपर्सन थे। अब एडवाइजरी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, ट्राइबल्स को लेकर, ठीक है, एक्सक्लूडेड एरियाज को लेकर, सरदार पटेल इसके चेयरपर्सन थे। रूल प्रोसीजर कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरपर्सन थे। और स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, जेएल नेहरू इसके चेयरपर्सन थे। तो ये कुछ कमेटीज उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधीन वर्क कर रही थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ठीक है, इसकी रचना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947 को इसकी रचना की गई थी। इसमें कौन कौन से मेंबर थे? इसमें कौन कौन से मेंबर थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कुछ कमेटीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ वापस चलेंगे। तो बी आर अम्बेडकर इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। उसके साथ साथ गोपाला स्वामी अयंगार, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद देखो बीएल मित्तर यहाँ पे मेंबर थे, पर बीएल मित्तर जो थे इनकी तबियत बहुत खराब हो गई थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकी जगह पर माधव राव को मेंबर बनाया गया था। उसके बाद डीपी खेतान यहाँ पे मेंबर थे। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद टीटी कृष्णमाचारी जी को मेंबर बनाया गया था। तो ये मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये वो मेंबर है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में सहायता करी। और यही कॉन्स्टिट्यूशन आज आजाद भारत का संविधान के तौर पे, फंडामेंटल लॉ के तौर पे अपना फर्ज निभा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे थोड़ा सा बैक टू रिवाइंड। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी ये बॉयकॉट कर देती है इस मीटिंग का, और सचिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा साहब ये पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट हम इनको बोलते हैं कि इनको बनाया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 10 दिसंबर 1946 को फिर से मिलती है। इस बार राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ एच सी मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। 2 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रेसिडेंट यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कर दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसी ने ही बाद में हमारा प्रेम्बल बनाने की सहायता की थी, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। एंड इसका जो प्रेम्बल था वो यहाँ पे इसी के बेस पे आया था। अब मैं बात करूं यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहता था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक देश है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, आजाद, सॉवरेन जो किसी के अधीन नहीं है, और रिपब्लिक, डेमोक्रेट, ठीक है, रिपब्लिक मतलब जिसका अपना संविधान है। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड द अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन। कि भारत देश जो है ये किन किन इलाकों को मिलता है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को मिलाकर ये भारत देश बनेगा, और इसके अलावा कोई भी आसपास का प्रिंसली स्टेट या प्रोविंसेस भारत में मिलना चाहता है तो उन सब वो भी भारत का हिस्सा काउंट किया जाएगा। Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned or to vested in the union। जो भी पावर अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे स्टेट्स को, ठीक है, तो वो यहाँ पर टेरिटरीज को जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो उनका पूरी तरह से वो पालन यहाँ पे करेंगे, वो पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल वो कर सकते हैं, वो पावर्स को छोड़कर जो कि सिर्फ सेंटर के पास होंगी। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। भारत के संविधान का जो पूरे भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसकी जो राजनीति है, इसका जो मूल है वो है यहाँ के लोग, वो है यहाँ के लोग। तो सारी जो पावर है वो आती है लोगों से। तो इसीलिए हम प्रेम्बल में स्टार्टिंग में बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि एक्चुअल में जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, वो हम लोग ही हैं। तो सारी जो पावर है, अथॉरिटी है, तो सारी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो है यो लोगों से प्रोवाइड करता है। फ्रॉम द पीपल शैल फ्लो द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के लिए ही है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए है, ठीक है, ठीक है। रूल्स के लिए लोग नहीं होते, लोगों के लिए रूल्स होते हैं, इस चीज को आप मान लीजिएगा। चलिए, इसके बाद ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इनको दिया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इनको मिलेगा। एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, बेसिकली ये सारी हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी,
द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको पूरा का पूरा यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी बैकवर्ड एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, माइनॉरिटीज है। हालांकि माइनॉरिटीज को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत सारे एरियाज में माइनॉरिटीज में, और वही कम्युनिटीज दूसरी स्टेट में जाके मेजॉरिटी में। The territorial integrity of republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to the justice and law of civilized nation। तो ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पर बाद में अडॉप्ट कर लिया जाता है और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है। ये जो एक्ट आता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी की पूरी सॉवरेन बॉडी घोषित कर देता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे यहाँ पे वर्क करने लगती है। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानूनन संस्था के तौर पे वर्क करती है। एंड असेंबली जो है ये पहली पार्लियामेंट बन जाती है आजाद भारत की, आजाद भारत की। अब जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे मिलती थी, तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। बट जब ये असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलती थी तो इसको चेयर करते थे जीवी मवलांकर। हमारी जो पहली लोकसभा बनी थी 1952 में, उसके फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मवलांकर। तो ये जो फंक्शंस थे ये 26 नवंबर 1949 तक चले, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे मिलना और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलना, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं होगा, बनकर तैयार नहीं हो गया, इनका जो मिलन था ये होता रहता था। उसके बाद आगे बढ़े तो बात करेंगे नेक्स्ट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने और भी कुछ फंक्शंस किए और भी यहाँ पर कुछ चीजें निभाई, ठीक है। वो क्या था, इसने इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में जो थी वो ज्वाइन कर ली। दैट इज अ कॉमनवेल्थ नेशंस का एक ग्रुप है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रह चुकी हैं, बट आज इसकी जो ज्वाइनिंग है, जो इसकी बेसिकली मेंबरशिप है, और कंट्रीज के लिए भी ओपन है। तो मई 1949 में इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बनता है और नेशनल फ्लैग जो है इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल एंथम जो है इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल सॉन्ग जो है इसको भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं 24 जनवरी 1950 से। अब हम फ्लैग की बात करते हैं तो हमारा जो तिरंगा है ये पिंगाली वेंकैया इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। द फ्लैग मैन हम इनको बोलते हैं। इन्होंने 19 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और एंग्लो बॉयर वार जो अफ्रीका में हुआ, जहां ये पहली बार गांधी जी से मिले थे, इन्होंने उसमें हिस्सा लिया हुआ था, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं में ये बहुत तेज थे, बहुत अच्छे लेवल पे बोलते थे। 1921 में पिंगली वेंकैया ने लाल और ग्रीन फ्लैग्स यहाँ पे दर्शाए थे। लाला हंसराज जो जलंधर के रहने वाले थे, इन्होंने चरखा यहाँ पर ऐड करने के लिए सजेशन दिया था। लाला हंसराज जी थे जिन्होंने चरखा ऐड करने का सजेशन दिया था, ठीक है। तो इसको डायमंड वेंकैया भी बोलते हैं, पिंगाली वेंकैया भी बोलते हैं। ये थे फ्लैग मैन, भारत के फ्लैग मैन। क्लियर। 24 जनवरी 1950 को जनगण जो था ये हमारा नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग यहाँ पे बेसिकली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर जो था एक्सेप्ट किया जाता है सबके द्वारा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने में जो टाइम लगा, दैट इज 2 साल 11 महीने 18 दिन या 17 दिन भी बोला जाता है, 18 दिन भी बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस वे बेसिकली काउंट करते हैं 9 दिसंबर से लेके, ठीक है। मनी जो पैसा खर्चा गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो था 64 लाख रुपए। यह है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा। जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा था भारत का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने पहले बंगाली में लिखा था, बाद में इसको अंग्रेजी में इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। क्लियर जी। तो बहुत सारी किताबें इन्होंने बंगाली में लिखी थी, बाद में बहुत सारी किताबों को इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। इनकी एक पोएम बहुत फेमस है, गीतांजलि, जिसके चलते हुए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी दिया गया था 1913 में। नोबेल प्राइज जो है ये दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है। हमारा जो एग्जाम रहता है क्लैट का, इसमें जो करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो डिफरेंट बेसिकली सोर्सेज है या बेसिकली लॉज है, रूल्स है, वो हमने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, प्रेसिडेंट है,
फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होगा, ये सारे जो फीचर्स हैं हमने किसी ना किसी देश से अडॉप्ट किए हुए हैं। तो किस देश से हमने कौन सी चीज को बोरो किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो कंट्री जो है यहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा चलाई जाएगी, दैट वाज हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होगा और प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनल हेड के तौर पे काम करेगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, head of government, and if we talk about the head of state, that is president. President is head of state. हेड ऑफ स्टेट यानी कि देश के जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, बट सरकार के जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप रहेगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है, अगर कोई बेसिकली भारत से चला जाता है और भारत में बाहर जाके कोई कनाडा गया चला, कोई अमेरिका चला गया, वहां जाकर अगर वहां की पीआर आप ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है, रद्द हो जाती है, ठीक है, रद्द हो जाती है। तो कोई भी बेसिकली ऐसा पर्सन जो कि भारत माइग्रेटेड टू इंडियन टेरिटरी कैन एंजॉय द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ इंडिया अलोन, नो अदर कंट्री एट द सेम टाइम। रिट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। रिट्स यहाँ पे बात करते हैं हम कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे वायलेशन होता है तो हम रिट्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिफाइन करता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मेंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यो वारंटो, ये 5 तरह की रिट्स हमारे पास है। आगे पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनके पास अथॉरिटी है रिट्स को इशू करने की, इनको इशू करने की। अब बात करें अमेरिका की, यूएसए की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए। जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी हमने यूएसए से लिए। और व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, बट टर्म जुडिशियल रिव्यू मेंशन है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। नाउ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? अगर हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के चलते हुए सरकार के बनाए हुए कानूनों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, अगर सरकार कोई बिल बनाती है, सरकार कोई लॉ लेके आती है, अगर वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नॉर्म को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखता है कि ये जो लॉ बन के आया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नॉर्म का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो यह है जुडिशियल रिव्यू, यह है जुडिशियल रिव्यू। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ जजेस, राष्ट्रपति को इंपीच करने का तरीका, ठीक है। देखो राष्ट्रपति के इलेक्शन का तरीका तो हमने आयरलैंड से बोरो किया था, बट रिमूव करने का तरीका यहाँ पे हमने यूएसए से लिया है, और जजेस को रिमूव करने का तरीका भी हमने अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस का, ये प्रोविजन भी हमने, ये सोर्स का, ये पावर का सोर्स भी हमारा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बात करें तो आयरलैंड की बात करेंगे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति का चयन किस तरह किया जाएगा। अब हमारे भारत में जो राष्ट्रपति है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से चूज किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड का मतलब होता है कि हम लोग सिटीजन्स वोट नहीं डालते, ठीक है। तो कौन वोट डालता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, the elected member of state legislative assemblies and the elected member of legislative assemblies of union territories of पुडुचेरी एंड दिल्ली, ठीक है, ये लोग वोट डालते हैं। अब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिए पार्ट 4 में इनको डिफाइन किया गया। पार्ट 4A में यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने बोरो किया है, ठीक है, इंडियन प्रेम्बल। इंडियन प्रेम्बल बोरोड इट्स आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में ये जो ये वाला पार्ट है, लिबर्टी के आइडियल्स, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया।
अब ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांतों से हमने क्या लिया है, प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, द प्रोविजंस ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होता है यहाँ पे देखिए द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिफाइन करता है द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो पावर डिफाइन होती है उसमें 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट में वो चीजें दर्शाई गई, वो मैटर रखे गए हैं जिनको लेकर डिसीजन लेने की अथॉरिटी सेंटर के पास है। सेकंड इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो मैटर है जिनको लेकर डिसीजन लेने की अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर है जिनको लेकर दोनों ही पर्सन डिसीजन ले सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, स्टेट भी और सेंटर भी दोनों डिसीजन ले सकते हैं, दोनों डिसीजन ले सकते हैं। एंड उसके बाद द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 यहाँ पे कहता है कि जब जब प्रेसिडेंट को लगे कि यहाँ पे दोनों सदनों को एक साथ बिठाने की जरूरत है तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग की कॉल करता है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग की कॉल करता है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है ज्वाइंट सिटिंग का फीचर। क्लियर। उसके बाद कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है यहां से हमने फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर ये बोरो किया है। रेजिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर्स यानी कि मेल पावर जो है ज्यादातर पावर सेंटर के पास रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, स्टेट्स के जो गवर्नर है उनको सेंटर अपॉइंट करेगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से हमने लिया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो या फिर राज्यसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस का तरीका। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस का तरीका। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किन किन सोर्सेज से बना और वो सोर्सेज हमने कहां से बोरो किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और फीचर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये फीचर्स जो है हमारे फंडामेंटल लॉ लैंड के जो फीचर्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। एंड हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लॉ स्कूल का YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।